नमस्कार, आपका स्वागत है। साथ ही साथ मेरा भी स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। भारत बहुत समृद्ध है, ये उदाहरण देकर महारानी एलिजाबेथ प्रथम को जो प्रमाणित करता है वह भारत के विषय में फ्रांस के यात्री बर्नियर का ने कहा था, भारत देश एक ऐसे कुएं के समान है जिसमें संसार भर से सोना एवं चांदी आकर संग्रहित होता था और यहाँ से उसके बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं था। अर्थात भारत की वस्तुओं का विश्व में बड़े पैमाने पर मांग थी। अब थोड़ी सी चर्चा बर्नियर के बारे में करते हैं, क्योंकि जो आदमी कह रहा है उसकी जानकारी रखिए। बर्नियर 1656 से 1668 तक लगभग 12 वर्षों तक इसने ट्रेवलर्स इन मुगल एम्पायर अर्थात मुगल काल में भारत की यात्रा नामक पुस्तक, जो इसकी यात्रा का वृत्तांत है, लिखा है। वह शाहजहां के बड़े पुत्र दारा सिकोह का निजी चिकित्सक था। चूँकि जो अंग्रेज है, अब ये बात तो साफ हो गया कि ये भूमिका एक है। 1580 में कैसे पता लगे कि यह नौसैनिक के मामले में सबसे शक्तिशाली थे, तो 1680 में अंग्रेज था जिसका नाम था ड्रेक। 1680 में ड्रेक नामक अंग्रेज ने पृथ्वी की परिक्रमा समुद्री मार्ग से पूरा किया। अब आप समझ गए होंगे कि यही कर भी सकते थे, क्योंकि अगर आप देखें विश्व के मानचित्र में ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम देखें तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा इंग्लिश चैनल ही ग्रेट ब्रिटेन को और दूसरे यूरोप को अलग करता है, अथवा इसका इन लोगों से कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ से ये किससे घिरे हैं? ये है समुद्र से घिरे हुए। इस वजह से ये आप मानेंगे ही कि अपनी सुरक्षा तभी कर सकते हैं जब इनके पास बहुत मजबूत नौसेना होगी। जैसे भारत अपनी सुरक्षा कैसे करेगा? जब भारत की थल सेना मजबूत होगी, क्योंकि हमारी चुनौतियाँ कहाँ हैं? क्या है? समुद्र से नहीं है, ज़्यादा भूमि पर है। चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है और जो भी है। ऐसी कहानी किसकी है? ब्रिटेन की है। आप समझ गए होंगे कि जब भी घर से बाहर निकलेंगे तो आप कहाँ जाएंगे? पानी में। इसलिए समुद्र की गतिविधियों में ये अपने आप को पारंगत मानते थे। जैसे आपने देखा होगा कि किसी घर में अगर नदी के किनारे हो तो बाढ़ आ जाए तो उस घर के सदस्यों को विशेष फर्क नहीं पड़ता है। 1580 में ड्रेक नामक अंग्रेज पानी में घूमकर वह जापान, अमेरिका होते हुए अफ्रीका से घूमकर चला गया। एक बात तो मानेंगे कि अन्य देशों की तुलना में अंग्रेजों का समुद्री गतिविधि में रुचि ज़्यादा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अंग्रेजों से पहले जिसकी नौसेना ताकतवर थी वह थी स्पेन वालों की। स्पेन की एक जहाज़ थी जिसको अरमेरा कहते थे। ये बात 1588 ईस्वी की है। ये जहाज़ सिर्फ जहाज़ नहीं था बल्कि ये सेना था। इतना मजबूत जहाज़ था कि ये स्पेन का जहाज़ जब समुद्र में अरमेरा चलता था तो केवल लोग जान गए कि अरमेरा जहाज़ समुद्र में भ्रमण कर रहा है, तो उधर से दूसरे देश के जो नौसेना या समुद्री मार्ग की गतिविधि करने वाले लोग थे उधर जाने से परहेज करते थे। अरमेरा को समुद्री राक्षस कहते हैं। इतना भय था इसका। एक तरह से 1588 तक नौसैनिक मामलों में, समुद्री गतिविधियों के मामले में एकाधिकार किसका था? स्पेन का है। लेकिन 1588 में अंग्रेजों ने अरमेरा जहाज़ को ध्वस्त कर दिया और इस तरह से जब इन्होंने अरमेरा जहाज़ को ध्वस्त किया तो नौसैनिक मामले में अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया, सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई। उनको लगा कि चूंकि अब सब लोगों ने मान लिया कि अरमेरा जब तक है तब तक कोई इनसे आगे नहीं जा सकता, कोई इसको पछाड़ नहीं सकता है। और ये लोग भी कहते थे जो अरमेरा को ध्वस्त कर देगा फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। यही हुआ। जब 1588 में अंग्रेजों ने स्पेन के अरमेरा जहाज को ध्वस्त कर दिया तो इसी से अंग्रेजों के नौसैनिक सर्वश्रेष्ठता स्थापित हो गई। कुछ विशेष बातों पर चर्चा कर लेते हैं, फिर हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे बनी पर चर्चा करेंगे। एक व्यक्ति था बेंजामिन वुड। 1596 में इसने कुछ जहाज़ों को लेकर व्यक्तिगत रूप से पूर्व की ओर भारत आया, लेकिन इसकी यात्रा क्या है? व्यक्तिगत है, कंपनी की नहीं है। उसी तरह से 1599 में एक और आदमी साहस किया, जॉन मिडेन हॉल। इसने भी भारत की यात्रा की। फ़र्क ये है कि ये स्थल मार्ग से आया था। इसका मतलब हुआ कि स्थल मार्ग से व्यापार करने वाले लोग अभी भी व्यापार करने के लिए इस मार्ग का प्रयोग करने के लिए लालायित थे, क्योंकि सब लोग समुद्र मार्ग से यूरोप में भारत आने की स्थिति में नहीं थे। 1596 में बेंजामिन वुड ने अधीन जहाज़ों का एक बेड़ा पूर्व की ओर रवाना हुआ। 1599 में लंदन का एक व्यापारी जॉन मिडेन हॉल स्थल मार्ग से भारत आया और 7 वर्ष तक भारत में रहा।
ये वो कहानी थी जो कंपनी बनने से पहले यूरोप के लोग स्थल मार्ग से, समुद्री मार्ग से, जैसे भी था वो भारत आकर के सब कुछ करके व्यापार करना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे उनको ये बात समझ में आ गई कि इस तरह की गतिविधियों से हमको बहुत लाभ नहीं होगा, क्योंकि भारत में डच आ चुके थे, पुर्तगाली पहले से लगभग 100 साल से जमे हुए थे। यहाँ पर व्यक्तिगत व्यापार से कुछ लाभ नहीं होना था, और यही कारण है कि इंग्लैंड के 72 शेयर होल्डर्स मिलकर कि एक कंपनी बनाएंगे। उसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी होगा, और वही लोग ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से व्यापार का एकाधिकार प्राप्त करके भारत की ओर आएंगे। 1599 में लंदन के व्यापारियों के समूहों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम मेयर की अध्यक्षता में पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान की। इस प्रकार 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया गया। ठीक, अब आप कहेंगे 72 लोग कौन थे? ये लिखना नहीं है, बस जानकारी रखना है। चूँकि 72 लोग सारे के सारे व्यापारी थे, उनके बारे में लिखा होगा तो आप पढ़ेंगे ध्यान से कि एडवेंचर्स एवं मर्चेंट्स थे। उस समय व्यापार का मतलब होता था खतरों से खेलना। आप सोच कर देखिए, जो समुद्री मार्ग है उसकी यात्रा करना कितना खतरनाक होता था। आपके पास आपकी अधिकांश संपत्ति धन के रूप में आपके पास अपने साथ लेकर जा रहे हैं। समुद्र की यात्रा में कौन कब कौन कहाँ नियंत्रित करेगा, कब कौन कहाँ परेशान करेगा, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं, ये सब मालूम नहीं होता था। जहाँ पहुँचेंगे पता चला राजा बदल गया, पहले वाला व्यापारियों का सम्मान करता था, ये अनुमति भी नहीं देता। पता चला आप जहाँ वहाँ पहुँचकर वापस भी नहीं आ सकते, और रास्ते भर की जो स्थिति है वो और भी प्रतिकूल हो गई। तो उस समय व्यापार करना बहुत खतरे वाला काम होता था। जब ये कंपनी तैयार हो गई भारत में व्यापार करने के लिए, तो उस वक्त इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने पत्र लिखा। कंपनी जेम्स प्रथम का पत्र लेकर के भारत आई थी। पत्र जो लेकर आया था उस व्यक्ति का नाम विलियम हॉकिंस था। अब सवाल है, विलियम हॉकिंस ही क्यों पत्र लेकर आएगा? तो 1608 में जेम्स प्रथम का पत्र, जो अकबर के नाम है, विलियम हॉकिंस भारत आएगा। जब वह भारत आया, चूँकि उसको भेजा ही इसलिए गया था क्योंकि वह फारसी भाषा का प्रकांड विद्वान था। उस समय दरबार की भाषा फारसी थी। चूँकि मुगल काल में एवं सल्तनत काल में 3 भाषा का प्रयोग होता था। व्यक्तिगत भाषा जो परिवार में बोलते थे वो तुर्की थी। दरबार का काम धाम फारसी भाषा में होता था तथा धार्मिक भाषा अरबी थी, और तीनों में से सबसे ज़्यादा उलझाने वाली भाषा फारसी थी। मतलब उस ज़माने में कोई आदमी फारसी भाषा पढ़ ले और बेरोज़गार हो जाए तो लोग उसको प्राकृतिक आपदा कहते थे, कि जरूर कोई प्रकृति के विपरीत कार्य किया होगा तभी फारसी पढ़ा हुआ आदमी बेरोज़गार हो जाए। उस समय कहानी कहते थे लोग, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये देखो कुदरत का खेल। और लोग आज जो लोग आदमी फारसी पढ़ा हो, जैसे आज के तारीख में गूगल है, कोई ना कोई उत्तर तो वो दे ही देता है, चाहे गलत हो या सही हो। बहुत मुश्किल परिस्थिति में कहता है कि आपकी जानकारी मैच नहीं कर रही। ऐसे में फारसी पढ़े लोगों के बारे में लोग कहते थे, इनके पास जाइए, ये जोड़ कोई ना कोई हल बता देंगे। तो कहते क्या थे, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। फारसी पढ़ा हुआ आदमी इतना विद्वान होता था। आज भी कुछ लिखते हैं, किसी के समझ में नहीं आता तो आज भी लोग कहते हैं कि फारसी मत लिखिए। अब समझिए विलियम हॉकिंस भारत क्यों आया, क्योंकि वह फारसी का प्रकांड विद्वान है। पूछा जाता है, यूपीएससी वाले जब मज़ा लेते हैं आप लोगों से तो कहते बताओ विलियम हॉकिंस भारत आया तो किस भाषा में बात किया होगा। अगर आप जानते होंगे तभी आप जवाब दे पाएंगे। जब पत्र लिखा गया तब भारत के में मुगल बादशाह अकबर था, लेकिन 1605 में अकबर का देहांत हो गया। 3 साल जहांगीर बाप के मरने के बाद ऐश कर रहा था। बहुत बड़ी समस्या थी अकबर जीवन उसके लिए। 3 साल तो बेचारा भ्रमण करता रहा इधर उधर। अंत में 1608 में जहांगीर ने विलियम हॉकिंस की भेंट हुई। विलियम हॉकिंस 1608 में मुगल बादशाह अकबर के नाम ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र लेकर भारत आया। 1608 में जहांगीर से विलियम हॉकिंस की भेंट हुई और सूरत में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मांगी। जब ये भारत में आया तो कौन, विलियम हॉकिंस, या यूँ कहिए कि अंग्रेज भारत में कंपनी के उद्देश्य को पूरा करने के लिए जब ये भारत आए। स्वाभाविक है, भारत आने के बाद इन लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग कुछ भी करके अपनी फैक्ट्री को स्थापित कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, फैक्ट्री जो शब्द है गलतफहमी मत कीजिएगा। फैक्ट्री का मतलब कारखाना नहीं होता है।
फैक्ट्री का आर्थिक शब्द से लेना देना नहीं है यहाँ पर, बाकी जगह पर है। फैक्ट्री शब्द क्यों प्रयोग करते हैं, आप पाएंगे कि अंग्रेज में कोठी कहते हैं इसे अंग्रेजी में। ईस्ट इंडिया कंपनी सहित ब्रिटेन में यह कल्चर था, जो किसी कंपनी के कर्मचारी होते थे उसको फैक्टर कहते थे। फैक्टर का मतलब होता है घटक, अभिन्न अंग। जहाँ ये रहते थे उस जगह को फैक्ट्री कहते हैं। इसलिए हिंदी जो पुरानी किताबें पढ़ेंगे तो उस आपको फैक्ट्री नहीं कोठी लिखा हुआ मिलेगा। आज भी गांव देहात में लोग आज भी कहीं अंग्रेज़ों से का जुड़ा कुछ होगा तो लोग कहेंगे देखो अंग्रेज़ों की कोठी। तो हिंदी में कोठी कहते हैं और अंग्रेजी में फैक्ट्री कहते हैं। फैक्ट्री का मतलब है फैक्टर यानी कर्मचारी जहाँ पर रहेगा, क्योंकि ये लोग उस एरिया में मकान बना लिया कोई एक जैसे तैसे करके, तो वे वहाँ पर जो भी वस्तु मिल जाए, अफीम मिल गया, नील मिल गया, जड़ी बूटी मिल गया और भी कोई सामान मिल गया, तो वहाँ पर इन वस्तुओं को जमा करके रखते थे और फिर जहाज आता था बंदरगाह पर तो वो इसको उस पर चढ़ा देते थे, फिर इसको ले जाकर यूरोप में बेचकर इससे मुनाफा कमाते थे। एकदम भ्रम समाप्त हो गया दिमाग से। अब जहाँ अंग्रेज़ों ने कहा कि जहांगीर से कि हमको यहाँ पर फैक्ट्री स्थापित करना है, अर्थात रहने के लिए निवास या कोठी स्थापित करनी है। कोठी क्यों स्थापित करना है, क्योंकि हम लोगों को भी जैसे सब यहाँ से सामान खरीद कर बेचते हैं, हम भी यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आपके देश के उत्पादक होंगे, उनका मुनाफा होगा, उनका सामान बिकेगा, उनका व्यापार बड़ा होगा। जहांगीर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जैसे सब हैं वैसे तुम भी रहो। लेकिन दो लोगों ने विरोध कर दिया। जटिल बस यही दौर है। एक तो आगरा के पुर्तगालियों ने, दूसरा सूरत के सौदागरों ने। अब समझ गए क्यों आगरा के पुर्तगाली, चूँकि ये पुर्तगाली हैं जैसे आज के दिन में दिल्ली भारत की राजधानी है, तो भारत में कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी आती है तो उसका एक कार्यालय दिल्ली में होता है। इसलिए कोई विवाद हो जाए, कोई मसला हो जाए तो तुरंत यहाँ पर वो विभाग रहता है, कंपनी का कार्यालय होता है, वो तुरंत उस पर कार्रवाई करके मामले को रफा दफा कर देता है। जो आगरा के पुर्तगाली ने विरोध किया, चूँकि राजधानी आगरा थी तो दो लोगों ने विरोध किया, आगरा के पुर्तगाली एवं सूरत के सौदागरों ने, चूँकि वो जानते थे कि समुद्री क्रियाकलापों में इन लोगों ने स्पेन के अरमेरा जहाज तक को ध्वस्त कर दिया है और नौसैनिक मामलों में यूरोप ने सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। इन्होंने जहांगीर से कहा कि आप इनको अनुमति मत दीजिए। यही कारण है जहांगीर ने जो सूरत में अनुमति दी थी या दिया था उसको वापस कर लिया, बोला नहीं मिलेगा। अब बोलेंगे क्यों, क्योंकि जहांगीर को लगा कि एक तो सूरत में अपने पुराने सौदागर हैं अपने देश के, उनको दिक्कत है तो हम उनके सोच की इज्जत करते हैं। दूसरा पुर्तगाली 100 साल पहले से आए हुए हैं, अगर वो विरोध कर रही है और हमें लगातार राजस्व दे रही है व्यापार में, तो हम उनके विरोध क्यों नहीं माने। इसलिए कहा कि आप लोगों को जो अनुमति हमने दिया था उसको हम वापस लेते हैं, और एक झटके में वो खारिज हो गया। अब बेचारे अंग्रेज जैसे तैसे यहाँ वहाँ भ्रमण करते रहे, बोलो अब कहाँ, बोले अब कहाँ। यही कारण है कि अंग्रेज़ों ने इसी दौरान 1611 में मुसलीपट्टम में एक फैक्ट्री बनाई। उनको एक बात समझ आ गया कि ज़्यादा विरोध कौन कर रहा है, पुर्तगाली। यही कारण है कि पुर्तगालियों ने तंग किया, इसलिए अंग्रेज़ों ने तय किया कि पुर्तगालियों का मामला कैसे सुलझाना है। अंग्रेज़ों ने देखा कि लंबे समय से पुर्तगाली भारत में खूब लाभ कमा रहे हैं और ये लोग सुरक्षा पर कोई खर्च करते नहीं हैं, तो ढंग से इनको एक बार पीट दिया जाए। जैसे इनकी धुनाई होगी तो ये लोग अपने आय का एक हिस्सा अपनी सेना पर खर्च करेंगे। जैसे ही सेना पर खर्च करने लगेंगे वैसे ही इनका मुनाफा क्या होगा, घटेगा। वैसे ही मुगल राजकोष में जो पैसा भेजते हैं वो भी कम होगा, और यही वह परिस्थिति होगी जब हम लोग भारत में अपने व्यापार का स्थायित्व बनाकर जहांगीर से व्यापारिक अनुमति प्राप्त कर लेंगे। इसलिए अब ये लड़ाई लड़ेंगे। कौन सा, स्वाली का युद्ध। गुजरात में एक जगह है स्वाली, इसमें दो अंग्रेज मजबूती से भूमिका निभाएंगे। पहला है कैप्टन वेस्ट, दूसरा है हेनरी मिडलटन। ये 1612 में स्वाली का युद्ध लड़ेंगे। इसी युद्ध के बाद जहांगीर अंग्रेजों को सूरत में स्थायी कोठी स्थापित करने की अनुमति प्रदान करेगा। जहांगीर ने अंग्रेजों को आगरा के पुर्तगालियों और सूरत के सौदागरों के विरुद्ध में अस्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति नहीं दी। 1611 में अंग्रेजों ने मुसलीपट्टम में अपनी फैक्ट्री की स्थापना की। अब 1612 में स्वाली के युद्ध में कैप्टन वेस्ट और हेनरी मिडलटन ने पुर्तगालियों को पराजित किया। इस तरह 1613 में जहांगीर ने सूरत में अंग्रेजों को
सूरत में स्थायी फैक्ट्री खोलने की अनुमति दे दी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम इसके आगे चर्चा करेंगे। तब तक धन्यवाद।